ऑर्डर ऑर्डर। मैं हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज हूं और भाजपा के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर मेरे साथ 2.5 करोड़ की कथित ठगी हो गई है। मुझसे वादा किया गया था कि भाजपा को 2.5 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से दान कर दीजिए। आपके पोता पोती जो अमेरिका में पढ़े लिखे हैं उनको अमेरिका में नौकरी मिल जाएगी। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। एक तरफ तो चुनावी बॉन्ड का असंवैधानिक सिस्टम लाकर नरेंद्र मोदी पूरे देश को अंधेरे में रखकर धोखेबाजी करते हुए लोकतंत्र का बंटाधार करते रहे और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा देने के नाम पर भी देश में कथित धोखेबाजी हो गई, और वो भी आम आदमी के साथ नहीं, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के साथ। और जिन लोगों ने कथित रूप से धोखेबाजी की है उनका संबंध किस संगठन से है और वो संगठन भाजपा के लिए क्या महत्व रखता है, किस तरीके से भाजपा का माई बाप है, पूरी कहानी जब आप सुनेंगे तो यकीन मानिए आपके दिमाग की नसें फटने लग जाएंगी। पूरी कहानी बेहद आसान भाषा में बताऊंगा, बस ध्यान से सुनते जाइए। लोकसभा चुनाव की बात करें तो आज भारतीय जनता पार्टी को इंडिया गठबंधन ने फिर से 440 वोल्ट का झटका दिया है। समाजवादी पार्टी और दिल्ली समेत कई राज्यों में आम आदमी पार्टी के साथ सफल सीट बंटवारे के बाद अब महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को उदास कर दिया है। आप कहेंगे कि इनके सीट बंटवारे से वो क्यों उदास होंगे, तो महाराष्ट्र की कहानी कितनी जबरदस्त है और वहां की जनता के बीच माहौल कैसा है, इस पर जब पूरी बातचीत आप सुनेंगे तो बीजेपी को उदास क्यों होना चाहिए साफ हो जाएगा। यूं समझ लीजिए कि 2024 का खेल यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल से भी ज्यादा कहीं बिगड़ सकता है भाजपा के लिए, तो वो है महाराष्ट्र। कैसे बिगड़ सकता है थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ ही बहुत भयंकर वाला धोखा कर दिया है, ऐसी चर्चा होने लगी है। यकीन मानिए यह मामला सच में विचारणीय है। कहा जा रहा है कि भाजपा के कार्यकर्ता बेचारे न घर के रहे न घाट के रहे, और जिसके साथ ये कांड हो जाता है उसे क्या कहा जाता है आप तो जानते ही हैं। इसके अलावा किसानों के मसले पर भी बातचीत करेंगे। उधर उत्तर प्रदेश में चर्चा हो रही है कि जो व्यक्ति वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भीख मंगवाना चाहता था, जो उन्हें जेल भेजना चाहता था, अब वो उनके बगले में बैठेगा। और वीडियो के अंत में इन मैडम की कहानी जरूर सुनिएगा। मैडम मॉस्को पहुंची थी, लेकिन एक विदेशी ने बातचीत के दौरान इनसे कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद गजब बेइज्जती है वाला डायलॉग सेट हो जाता है। ये वाला मसला बड़ा मजेदार है, ध्यान से सुनिएगा। बातचीत शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा टन से। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटा बजाना, ये सब बिल्कुल फ्री होता है, ये काम शुरू में ही कर लिया करिए। इसके अलावा यदि आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को किस तरीके से घर और घाट दोनों से लखेत दिया गया है उसको देख लीजिए। आपकी स्क्रीन पर यह खबर दैनिक जागरण की है, 14 मार्च 2022 की। उड़ीसा में बीजेडी से निलंबित विधायक प्रशांत जगदेव ने कथित रूप से भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी। इसके खिलाफ भाजपा ने पूरे राज्य में आंदोलन छेड़ दिया था। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पूरे प्रदेश में मुंह पर काली पट्टी बांधकर सत्याग्रह आंदोलन किया था। इसी बहाने भाजपा ने उस वक्त उड़ीसा की सरकार पर हमला बोला, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। भाजपा ने आरोप लगाया कि बीजू जनता दल के नेता गुंडागर्दी कर रहे हैं और भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले कर रहे हैं तथा अपने कार्यकर्ताओं पर गाड़ी चढ़ाने वाले विधायक प्रशांत जगदेव के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने की मांग भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। इस खबर को अपने दिमाग में दौड़ाते हुए ये वाली नई नवेली ताजी खबर देख लीजिए। उड़ीसा में जिस विधायक ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर कथित रूप से गाड़ी चढ़ा दी थी, अब उस विधायक को भारतीय जनता पार्टी ने अपने भीतर समाहित कर लिया है। यानी अब इस विधायक के 7 खून माफ। अब तक आप सुनते आ रहे थे कि तमाम पार्टियों के बड़े बड़े भ्रष्टाचारी जिनके ऊपर जांच एजेंसियों का तांडव जारी है, जैसे ही बीजेपी की वॉशिंग मशीन में डुबकी लगाते हैं साफ सुथरे होकर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। जांच बंद हो जाती है या फिर रुक जाती है, अटक जाती है। लेकिन अब बीजेपी ने एक नया लेवल शुरू कर दिया है। जो व्यक्ति कथित रूप से भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर गाड़ी चढ़ा चुका था उसको भी भाजपा ने अपने भीतर शामिल कर लिया। क्या गजब का मास्टर स्ट्रोक है। कुछ लोग बीजेपी को विचारधारा की पार्टी कहते हैं। क्या इस मामले में आपको किसी भी रूप में कोई भी विचारधारा दिख रही है? भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता बेचारे घर घर जाकर अक्षत, फूल और प्रसाद पहुंचा रहे हैं, मेरा बूथ सबसे मजबूत करने का नारा जिन कार्यकर्ताओं के भरोसे भारतीय जनता पार्टी देती है, उन्हीं कार्यकर्ताओं की जान की कीमत भी नगण्य समझी जा रही है क्या? जरा सोचिए, भाजपा के जिन कार्यकर्ताओं के ऊपर इस विधायक ने गाड़ी चढ़ाई होगी, आज वो बेचारे मने मन क्या सोच रहे होंगे। हालांकि ये कोई चौंकाने वाली घटना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी
गांधी और वर्तमान का नेतृत्व खासकर नरेंद्र मोदी, उन्हीं के कारनामों को याद करिए। एक तरफ उन्हीं के तमाम गुर्गे आईटी सेल वाले, गोदी मीडिया के तमाम लपड़झंडिस और भाजपा के नेता भी गांधी को सरेआम गरियाते हैं, गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और प्रधानमंत्री विदेशों में जाकर खोज खोज के गांधी की मूर्ति के सामने सिर झुकाते हैं। अब आप खुद ही बताइए, भाजपा के कार्यकर्ता बेचारे घर के बचे कि घाट के बचे, और यदि दोनों जगह से नहीं बचे तो फिर धोबी का कौन सा जानवर बन गए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यह मामला बड़ा गंभीर है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह तक लगातार कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ अपने ही कार्यकर्ताओं के ऊपर गाड़ी चढ़ा देने वाले को भी माला फूल पहनाकर स्वागत करते हैं। क्या फकीरी है? अब पहले एक रिटायर्ड जज के साथ जो खेला हो गया है वो कहानी सुन लीजिए, इसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति पर तगड़ी वाली चर्चा करेंगे। वीडियो में बने रहिएगा, बहुत कुछ देखना बाकी है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर शुरू से ही किस तरीके से धोखेबाजी और फ्रॉड का रास्ता अपनाया गया, तरह तरह के झूठ बोले गए, खुद देश के प्रधानमंत्री ने झूठ बोला, गलत बयानबाजी की, गलत भरोसा दिया और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को पूरी तरह से निरस्त कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के फैसला रिजर्व करने तथा फैसला सुनाने के बीच मोदी सरकार ने जो नया खेल करने की कोशिश की, भागते भूत की धोती कुर्ता टोपी लंगोट सब कुछ लपेटने की कोशिश की, वो यदि आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो में जाके अच्छे से देख लीजिए, बहुत तगड़ी वीडियो है। फिलहाल मसला यह है कि आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश हैं जिन्होंने कथित तौर पर आरएसएस के साथ संबंध होने का दावा करने वाले 2 लोगों को 2.5 करोड़ रुपया दे दिया, क्योंकि उनसे यह वादा किया गया था कि आप हमें 2.5 करोड़ रुपया दीजिए, हम इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद करके आपको देंगे, भारतीय जनता पार्टी को दान कर दीजिएगा, इसके बदले में आपके पोता पोती को अमेरिका में नौकरी मिल जाएगी जिन्होंने अमेरिका से पढ़ाई की है। फिर क्या था, जज साहब ने अपने पोता पोती को नौकरी दिलवाने के नाम पर 2.5 करोड़ रुपया दे दिया और इंतजार करते रहे कि जिन लोगों ने कथित रूप से अपने आप को आरएसएस के नेताओं से गहरा संबंध बताकर पैसा लिया है वो लोग चुनावी बॉन्ड खरीद कर लाएंगे और हमारे बच्चों को नौकरियां दिलवाएंगे। इंतजार करते करते लंबा समय बीत गया, न चुनावी बॉन्ड मिला न ही पैसा, और जब सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर रोक लगा दी है तब एक नई खबर सामने आई है। जज साहब परेशान होकर धोखाधड़ी की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाते हैं। पूर्व जज की उम्र 72 साल बताई जा रही है। अपने और अपनी पत्नी के खातों से पैसा निकालकर उन्होंने 2.5 करोड़ रुपया दिया था। द न्यूज मिनट की इस खबर के अनुसार जज साहब का कहना है कि जो 2.5 करोड़ उन्होंने दिया वो सब कुछ सफेद है और पैसा उन्होंने भेजा है, इसका सबूत मैसेज में देखा जा सकता है। लगभग 2 साल तक जज साहब इंतजार करते रह गए, कुछ नहीं हुआ तो पुलिस में जाकर एफआईआर दर्ज करवा दी। हालांकि न्यूज मिनट ने यह भी बताया है कि बाद में इस कहानी के प्रकाशित होने के बाद पूर्व न्यायाधीश ने पुलिस स्टेशन को एक पत्र दिया है जिसमें कहा है कि वो अपनी शिकायत वापस ले रहे हैं। उन्होंने पुलिस से शिकायत बंद करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया है। अब पूर्व जज ने पहले एफआईआर करवाकर फिर शिकायत वापस लेने का अनुरोध क्यों किया होगा? किसी दबाव में किया होगा या फिर सब कुछ मैनेज हो गया होगा, पोता पोती को नौकरी मिल गई होगी या फिर क्या हुआ होगा, हमें नहीं पता। आप लोग अंदाजा लगाते रहिए। यहां एक बात और ध्यान देने वाली है, पूर्व जज ने जिन लोगों पर 2.5 करोड़ लेकर काम न करने का आरोप लगाया था और जिनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की थी उसमें से एक का संबंध विश्व हिंदू कांग्रेस से बताया जा रहा है और इस संगठन का संबंध आरएसएस के साथ है। आरएसएस के साथ मिलकर यह संगठन काम करता है। बहरहाल, जब विश्व गुरु टाइप के लोग चुनावी बॉन्ड के नाम पर पूरे देश को टोपी पहना सकते हैं तो फिर दिन रात मेहनत करने वाले कार्यकर्ता क्या 2.5 करोड़ भी नहीं बचा सकते? क्या कार्यकर्ता सिर्फ इसीलिए है कि वो दिन रात अपने नेता के लिए मेहनत करें और कोई विरोधी नेता जो उन पर गाड़ी चढ़ाया हो बाद में वही बीजेपी में शामिल हो जाए, फिर वही कार्यकर्ता उसी गाड़ी चढ़ाने वाले नेता के पीछे पीछे घूमे? क्या कार्यकर्ता खाली इसीलिए होता है? आइए अब सबसे पहले महाराष्ट्र की चर्चा कर लेते हैं। जिस दिन से विपक्ष ने एक गठबंधन बनाया उसी दिन से इस देश का गोदी मीडिया, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और आईटी सेल के गुर्गे लगातार इस गठबंधन को टूटता हुआ बता रहे हैं। गोदी मीडिया की माने तो अब तक यह गठबंधन कम से कम 1 लाख बार टूट चुका है, मगर 1 लाख बार कथित रूप से टूटने के बाद भी यह गठबंधन चुनाव से ठीक पहले लगातार भारतीय जनता पार्टी को दिन में तारे दिखा रहा है। कहां तो अलग अलग माध्यम से कथित दबाव बनाकर इस गठबंधन के तमाम साथियों को अलग अलग करने की कोशिश हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे नेता डरने और झुकने को तैयार नहीं हुए। जो थोड़े बहुत डरे हुए भी दिख रहे थे वो भी या
या तो अधर में लटके हुए हैं या फिर इंडिया गठबंधन की तरफ आ चुके हैं या आने का मूड बना रहे हैं। हाल फिलहाल में आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का कांग्रेस के साथ मामला सेट हो गया। ये बात भारतीय जनता पार्टी को इतनी बुरी लग गई कि लगभग 10 साल पुराने मामले में, जिसमें कई साल पहले एफआईआर हुई थी, गवाह के रूप में अखिलेश यादव को पूछताछ के लिए बुला लिया जाता है, जबकि लगभग 2 हफ्ते बाद ही इस देश में सबसे बड़े चुनाव का नोटिफिकेशन आने वाला है। बौखलाहट के स्तर को भांपिए। उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस के गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी कितनी बुरी तरह से हिली हुई है कि बेशर्मी की सारी हदों को पार कर दिया गया है। कम से कम बुद्धि रखने वाला व्यक्ति भी आसानी से समझ सकता है कि केंद्र में लगभग 10 साल सरकार चलाने के बाद, उत्तर प्रदेश में लगभग 7 साल सरकार चलाने के बाद मोदी सत्ता को अब याद आया है कि भ्रष्टाचार के किसी मामले में अखिलेश यादव को पूछताछ के लिए बुलाना है। हालांकि मोदी सरकार की इस हरकत को लोग समाजवादी पार्टी के लिए अच्छा मान रहे हैं और लोग इसे यादव अस्मिता से भी जोड़ने की बात कर रहे हैं। यह अलग बात है कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने के बाद बीजेपी मोहन यादव के नाम पर यादव वोटों में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। अब अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव के सामने मोहन यादव किस खेत की मूली साबित होंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। मगर इतना तो तय है कि यूपी में जबरदस्त झटका लगने को तैयार है। दिल्ली समेत अन्य राज्यों में आम आदमी पार्टी के साथ जो गठबंधन हुआ वो भी सिरदर्द बढ़ा रहा है। रात रात भर प्रधानमंत्री को जगा रहा है, मीटिंग करवा रहा है। उधर पश्चिम बंगाल से भी खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस और टीएमसी में बात बनने वाली है, मामला सेट हो चुका है। और अब सबसे बड़ा झटका महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को मिल गया है। महाराष्ट्र वो राज्य है जिसे लेकर बीजेपी पिछले कई साल से भयंकर रूप से डरी हुई है। महाराष्ट्र में भाजपा के डर और जनाधार का आकलन इतने से ही लगा लीजिए कि बीएमसी का चुनाव कराने की हिम्मत नहीं हो रही है। 2 साल से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन महाराष्ट्र में बीएमसी का चुनाव नहीं हुआ। बताया जाता है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी को यह डर सता रहा है कि बीएमसी चुनाव में बहुत जबरदस्त हार का सामना करना पड़ेगा, इसीलिए चुनाव नहीं करवाया जा रहा है। यहां एक बात और समझने वाली है। हाल ही में एक खबर सामने आई जिसके अनुसार बीएमसी का जो फंड है वो ज्यादातर बीजेपी और शिंदे गुट के विधायकों को ही मिल रहा है, जबकि विपक्षी पार्टी के विधायकों को कोई फंड नहीं दिया जा रहा है जिससे वो जनता के हित में काम कर सकें। यानी एक और फ्रॉड और धोखेबाजी मुंबई की जनता के साथ किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सत्ता के दौरान। क्योंकि टैक्स तो सब भरते हैं, ऐसा तो है नहीं कि जिन क्षेत्रों में कांग्रेस के या फिर उद्धव ठाकरे गुट के या फिर शरद पवार गुट के विधायक हैं उन्होंने टैक्स देना बंद कर दिया है। लेकिन जब सुविधाएं देने की बात आ रही है तो फिर पैसा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और शिंदे गुट के विधायकों को दिया जा रहा है ताकि ये विधायक अपने क्षेत्र में काम कर सकें और विपक्षी विधायकों के खिलाफ जनता में गुस्सा पनपे कि ये लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार उस निचले स्तर तक गिर चुकी है, उस गर्त में जा चुकी है जहां पर बेशर्मी की पराकाष्ठा को कई बार पार करना पड़ सकता है। मगर इतना सब कुछ करने के बावजूद, महाराष्ट्र की 2 क्षेत्रीय पार्टियों को तोड़कर छिन्न भिन्न करने के बावजूद, उद्धव ठाकरे से उनका सब कुछ छीन लेने के बावजूद, बुढ़ापे में शरद पवार को टेंशन देने के बावजूद महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की हालत यह है कि नफरतबाज नेताओं को खुल्लम खुल्ला छोड़ दिया गया है। जितना हो सके जहर की उल्टियां करते रहो, कोई पुलिस प्रशासन तुमको रोकेगा नहीं। ऊपर से नीचे तक भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग इंडिया गठबंधन को तोड़ने में जुटे हुए हैं। बातें यहां तक आती हैं कि उद्धव ठाकरे का सब कुछ छीन लेने के बावजूद उनसे भी मेल मिलाप करने की कोशिश हो रही है। और इन सब के पीछे का कारण सिर्फ ये है कि हाल फिलहाल में महाराष्ट्र में जितने भी उपचुनाव हुए हैं उन सब में, लगभग उन सब में बीजेपी ने मुंह की खाई है। और अब जो खबर आई है वो भारतीय जनता पार्टी को तथा मोदी शाह को और कई रातों तक सोनी नहीं देगी, क्योंकि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग फाइनल हो चुकी है। दैनिक भास्कर की इस खबर के अनुसार 48 लोकसभा सीटों में से उद्धव ठाकरे को 20, कांग्रेस को 18 और शरद पवार को 10 सीटें दी गई हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र लोकसभा की सीटों के लिहाज से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। यहां लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं, जिनमें से पिछली बार भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना जब एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी तो इस गठबंधन को 41 सीटें प्राप्त हुई थी। मगर इस बार उद्धव ठाकरे की शिवसेना बीजेपी से अलग है और कांग्रेस तथा एनसीपी का साथ मिला हुआ है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि बीजेपी के साथ टूटी हुई शिवसेना और टूटी हुई एनसीपी है, मगर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महाराष्ट्र की जनता के मन में क्या है। तो महाराष्ट्र के स्थानीय पत्रकार या फिर जो लोग भी वहां की जनता का मन टटोल रहे हैं वो बता रहे हैं कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे के साथ मोदी शाह की जोड़ी ने व्यवहार किया, जिस तरह से उन्हें सड़क पर लाने की कोशिश की गई और बुढ़ापे में शरद पवार को जो टेंशन दी गई, महाराष्ट्र की जनता इन सब का बदला लेने के लिए तैयार है। चर्चा यह भी होती है कि जब से महाविकास अघाड़ी की सरकार बीजेपी ने गिराई है तब से महाराष्ट्र में सरकारी कामकाज लगभग ठप से हो गए हैं। जनता
का कार्य लगभग स्थगन की तरफ दिखने लगा है। चोरी डकैती और लूट से बनाई गई वहां पर भाजपा की सरकार ने महाराष्ट्र के विकास कार्यों को तो रोका ही कथित रूप से, इसके अलावा जिस तरीके से महाराष्ट्र के तमाम प्रोजेक्ट उठाकर गुजरात भेज दिए गए वो भी महाराष्ट्र के लोगों में गुस्सा पैदा करने का एक कारण बन रहे हैं। और तो और उद्धव ठाकरे को लेकर महाराष्ट्र के शहरी क्षेत्रों में जो सहानुभूति पैदा हो रही है, पूरे महाराष्ट्र में हो रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी और ज्यादा घबराई हुई है। साल 2019 की बात करें तो बीजेपी और शिवसेना को 50% से अधिक वोट प्राप्त हुए थे, मगर साल 2019 में भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के तमाम असफलताओं पर पुलवामा हावी हो गया था या फिर कर दिया गया था। राष्ट्रवाद के नाम पर पूरे देश ने वोट किया था। इस बार कहानी पूरी तरह से पलट चुकी है। न तो बीजेपी के पास उद्धव ठाकरे हैं, न ही शहीदों के नाम पर वोट मांगने का मौका, और शहीदों की शहादत तो अब सीना ताने खड़ी है सवालों के साथ कि बताओ हमारी मौत कैसे हुई, हमें मारने का जिम्मेदार कौन है। दैनिक भास्कर के अनुसार साल 2019 में महाराष्ट्र में कांग्रेस को 16% से अधिक वोट मिला था, एनसीपी को 15% से अधिक और शिवसेना को 23% से अधिक वोट मिला था। यदि इन तीनों के वोट प्रतिशत को जोड़ लिया जाए तो 55% से अधिक हो जाता है। अब यहां देखना यह है कि टूट के बाद शिवसेना और एनसीपी के कितने वोट इधर उधर छिटकते हैं या फिर शरद पवार और उद्धव ठाकरे के प्रति पैदा हुई सहानुभूति और ज्यादा वोट जोड़ लेती है। यहां एक बात और ध्यान देने वाली है, चर्चा तो यहां तक चल रही है कि जो लोग गन पॉइंट पर या फिर जेल जाने के डर से प्रधानमंत्री मोदी के पीछे खड़े हैं वो लोग भी बंदूक हटते ही अपना अपना घर तलाश सकते हैं। यानी जैसे ही आचार संहिता लागू होगी, ईडी और सीबीआई का प्रकोप समाप्त होगा, वैसे ही कांग्रेस, एनसीपी तथा शिवसेना के जो लोग बीजेपी के साथ गए हैं वो भी पलटी मार सकते हैं। सब मौके की तलाश में है। यदि उन लोगों में से कुछ ने भी पलटी मार दी तब तो राम नाम सत्य समझिए, नहीं भी मारी तो भी महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को लंबा चौड़ा नुकसान होना तय माना जा रहा है। हालांकि जब तक चुनाव ना हो जाए, रिजल्ट ना आ जाए, कुछ भी कहा नहीं जा सकता, मगर आंकलन यही बता रहा है कि अलग अलग राज्यों में जिस स्तर पर बीजेपी को नुकसान दिख रहा है, 370 तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, 270 भी असंभव लग रहा है। अब तक तो ये कोशिश दिख रही थी कि इधर उधर के नुकसान को यूपी में भर लेंगे, लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि यूपी में ही बड़ा नुकसान हो जाएगा। भरपाई का कहीं कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। हर तरफ से सीटें घट ही रही हैं। बाकी भौकाल मारने में कहीं कुछ खर्चा तो होता नहीं है। जिसकी जो इच्छा हो, जितना लंबा चौड़ा मार सके मारे भौकाल। और यदि बात उत्तर प्रदेश की करें तो सपा और कांग्रेस के गठबंधन से बीजेपी इतनी बौखला गई है कि दनादन वहां के मुख्यमंत्री को दिल्ली बुलाकर कैबिनेट विस्तार का निर्देश देने की बात सामने आती है। और अब तो खबर यह भी आ गई है कि रविवार को यूपी में कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। यानी उधर विपक्षी पार्टियों में सीटों का बंटवारा हुआ, इधर जो लोग महीनों से इंतजार कर रहे थे उनके मंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया। बताया जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान और राष्ट्रीय लोकदल के विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। 5 लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है। अब ओम प्रकाश राजभर के नाम को लेकर लोग कह रहे हैं कि जो ओम प्रकाश राजभर 2 साल पहले यूपी के मुख्यमंत्री को उस जगह भेजने की बात कर रहे थे जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है, यानी योगी आदित्यनाथ को भीख मंगवाना चाहते थे, अब वही राजभर यूपी सीएम की कैबिनेट में मंत्री बनेंगे, उनके आसपास भटकेंगे, बगलिए में बैठेंगे। लगे हाथ ओम प्रकाश राजभर के बहुत सारे वीडियो भी सोशल मीडिया पर लोग दौड़ाने लगे हैं, जिसमें कहीं वो यूपी के सीएम को ललका सांड भी बुला रहे हैं कथित रूप से, तो कहीं जेल भेजने की बात कर रहे हैं। कुंभ में हुए कथित घोटाले पर चर्चा करते हुए ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी यदि हिम्मत है, मर्द हो तो योगी जी की सीबीआई जांच करा दो, योगी जी जेल न चले जाएं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। बहरहाल ओम प्रकाश राजभर अपनी बातों के, अपने भाषण के उतने ही पक्के हैं जितने नीतीश कुमार। एक अपनी कुर्सी से और दूसरा अपनी बात से। कब पलटी मर जाए भगवान भी बता नहीं पाएगा। और बीजेपी के लिए इस तरह की चीजें कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि जब भाजपा कार्यकर्ताओं पर गाड़ी चढ़ाने वाला भाजपा में शामिल हो सकता है तो फिर राजभर ने तो खाली मुंह से बोला था। उधर किसान आंदोलन को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार को जबरदस्त फटकार लगाई है और कहा है कि आप सरकार हैं, आतंकवादी नहीं हैं जो इस तरह से किसानों पर गोलियां चला रहे हैं। सोच कर देखिए, लोकतंत्र में सरकार किसके लिए होती है, क्यों बनाई जाती है? जनता के हित के लिए। लेकिन आज की डबल इंजन सरकारें आतंकवाद का रूप ले चुकी हैं। दनादन गोलियां चलाई जाती हैं, किसानों के लिए कीलें बिछाई जाती हैं, और ये बात अब खुद अदालतें कह रही हैं। और किसान पर गोली चलाने के मामले पर ही पंजाब विधानसभा में हंगामा हो गया। हरियाणा के गृह मंत्री और पुलिस पर एफआईआर दर्ज करने की मांग हो रही है, क्योंकि हरियाणा पुलिस की कथित गोली से ही एक किसान की मौत हुई है। किसानों ने दिल्ली कूच पर फैसला अभी 2-3 दिन
दिनों के लिए टाल दिया है, लेकिन उनका कहना है कि किसी भी रूप में यह आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है। आंदोलन अपनी बातें मनवा कर ही वापस जाएगा। हाल ही में किसान आंदोलन के दौरान शुभकरण नाम के एक युवा किसान की मौत हो गई थी। कथित रूप से पुलिस की गोली लगने से नौजवान की जान चली गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है 16 साल पहले कांग्रेस यूपीए सरकार ने 3 करोड़ 73 लाख किसानों का 72,000 करोड़ रुपया कृषि ऋण और ब्याज माफ किया था। ये कांग्रेस की गारंटी थी जो पूरी हुई। मोदी जी ने किसानों से 2 बड़े वादे किए। पहला, लागत पर 50% एमएसपी का। दूसरा, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की। दोनों मोदी की गारंटी फर्जी निकली और किसानों की हालत बद से बदतर हुई। अब कांग्रेस ने फिर से किसानों से वादा किया है, हम 15 करोड़ किसान परिवारों को एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे। केवल कांग्रेस ही अपनी गारंटी पूरी करती है। जय किसान जय हिंदुस्तान। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष इन दिनों बीजेपी से मजबूती से सवाल कर रहे हैं। आपको याद होगा, बीजेपी के बड़े बड़े नेता कहीं भी मुंह उठाकर 70 साल का हिसाब मांगने लगते हैं, कहने लगते हैं, पूछने लगते हैं कि बताओ 70 साल में तुमने क्या किया। अब कांग्रेस अध्यक्ष पूछ रहे हैं कि तुम बताओ, नेहरू के जमाने में एचएमटी, भेल, आईआईटी, आईआईएम, एम्स, एनडीआई, डीआरआई, इसरो, ओएनजीसी, स्टील प्लांट, रेलवे के कई कारखाने, भाखड़ा नांगल, हीराकुंड जैसे बांधों को किसने बनाया? ये सब कांग्रेस ने बनाया। हम देश बनाने वाले लोग हैं। अब कांग्रेस अध्यक्ष को कौन बताए कि आपको भले बनाने आता हो, बेचने नहीं आता। यदि बेचने आता तो आप दूसरे के बनाई हुई चीजों को बेचकर उसी पैसे से प्रचार करवा लेते कि फलानवा ने 70 साल में कुछ नहीं किया, हमने बहुत कुछ कर दिया। और देश की जनता आंख पर काली पट्टी बांधकर आपके पीछे पीछे नारा लगाते हुए दौड़ने लगती। आज की राजनीति किसने क्या किया, कितना किया, इससे ज्यादा किसने कितना प्रचार किया, इस पर आकर टिक गई है। यदि आपने नहीं किया कायदे से प्रचार तो आपका सारा काम हो जाएगा बेकार। इसीलिए काम से ज्यादा प्रचार पर ध्यान दीजिए। 400 का सिलेंडर भले 1000 में बेच लीजिए, लेकिन प्रचार करिए कि आपने महंगाई दूर कर दिया है। सारी कृपा प्रचार में अटकी पड़ी है। आइए अब इन मैडम की बात कर लेते हैं। पहचानते तो आप हैं ही, बताने की जरूरत तो है नहीं। एक्स पर आज तक ने इनका एक वीडियो शेयर किया है जिसमें ये अफ्रीकन स्टडीज लेबोरेटरी के एक प्रोफेसर से बातचीत कर रही हैं। प्रोफेसर बातचीत में कहते हैं कि वो कभी भारत गए नहीं हैं, लेकिन भारत के बारे में इन्हें यूट्यूब से पता चलता है और पढ़ने लिखने के दौरान भारत को महात्मा गांधी और नेहरू से पहचानते हैं। यानी गांधी और नेहरू को याद कर रहे हैं। और इस विदेशी को गांधी के बारे में दक्षिण अफ्रीका से लेकर भारत तक की लड़ाई का पता है। नेहरू के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन 3 मिनट के इस वीडियो में इस व्यक्ति ने एक बार भी किसी विश्व गुरु का जिक्र नहीं किया, कोई सेखी नहीं बघारी। जब यह विदेशी व्यक्ति गांधी और नेहरू के बारे में बहुत कुछ बोलना चाह रहा है, उसी वक्त बार बार ये मैडम शशि कपूर का गाना सुनवाना चाहती हैं, सुनना चाहती हैं। शायद उनको भी एहसास है कि गांधी नेहरू का गाना गाएंगे तो नौकरिया से हाथ धो जाएंगे। क्योंकि इस व्यक्ति ने गांधी और नेहरू का जिक्र किया तो गोदी मीडिया इस व्यक्ति को हीरो नहीं बनाता है। यदि इसने एक बार भी गलती से ही सही विश्व गुरु का जिक्र कर दिया होता तो गोदी मीडिया और उसके तमाम लपड़झंडिस आज दुनिया में विश्व गुरु का डंका बजा रहे होते। कई दिनों तक पूरे भारत में इस व्यक्ति को चर्चित कर देते, हीरो बना देते। इसके बाथरूम तक में गोदी मीडिया का माइक घुस जाता और विश्व गुरु के बारे में प्रचार कर रहे होते। बेचारे गोदी मीडिया और उसके लपड़झंडिस देश में दिन रात गांधी और नेहरू को टारगेट करते हैं। विदेश में जाते हैं तो गांधी नेहरू इनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, जैसे ये लोग देश का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।